हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए सब लोगों को अपना और अपने माता पिता और अपने जो भी है बुआ दादा आदि को ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग ऐसा भी है कि कोई लोग दूर होते हैं, उसके बाद भी फ़ोन से या किसी अन्य सूचनाओं के माध्यम से अपने दोस्तों परिवारों मित्रों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो कल की जो पढ़ाई थी उसको हम लोग 2 मिनट में रिकॉल करते हैं और रिकॉल करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि पुर्तगालियों का यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। और बेसिक तौर पर मोटे तौर पर वास्को डी गामा से ही शुरुआत करेंगे। तो 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। कल हम लोगों ने जाना यही चीज़ कि किस तरह से पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण को आने से नई नई विचारें, नई नई सोच, नई नई प्रवृत्तियाँ और नई नई ना जाने ऐसे चीज़ें की खोज हुई जिससे मानव समाज एक दूसरे से अटैचमेंट आया। जैसे में व्यवसायिक क्रांति के कारण, है कि नहीं, यातायात के कारण। क्योंकि जब व्यवसायिक क्रांति होगा तो यातायात होगा, यातायात होगा तो लोग दूर दूर तक जाएंगे, अन्य अन्य कॉन्टिनेंट में जाएंगे, अन्य अन्य कंट्रीज़ में जाएंगे। ऐसे में हम एक दूसरे से मिल मिलाव होगा, और जब मिल मिलाव होगा तो एक दूसरे की सभ्यता का आदान प्रदान भी होता है, चीज़ों को विजुअलाइजेशन होता है, हम देखते हैं। अब जब चीज़ों को देखते हैं, नई नई घटनाएं देखते हैं, नई नई कहानियाँ सुनते हैं, नई नई किसी चीज़ का खोज हुआ है उसको देखते हैं, तो हमारा जो माइंड सेट है वो फैलाव की ओर जाता है, विकास की ओर जाता है। और इन सब चीज़ों से ही जो बीती हुई घटनाक्रम है उसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण। क्योंकि पुनर्जागरण आने से लोगों में एक नई परिवर्तन आया और फिर एक व्यवसायिक क्रांति का काल आया, और उस व्यवसायिक क्रांति के काल के कारण अन्य अन्य क्षेत्रों का भी खोज हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ तक पर बेसिक तौर से देख लिया था। तो आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। और देखिएगा इस कंपनी को आने से फिर धीरे धीरे कंपनियां एकदम बहाव के तरह भारत की ओर खींचे चले आएंगे। तो उन सभी कंपनियों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग उसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बरस रखे हैं क्या? क्या? बरस रखे हैं क्या? कपड़ा धोने लो। दरवाजा बंद करिए। तो मैंने हेडिंग डाल दिया, उस चीज़ को आप देखिए, पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन। और इस क्रम में जो सबसे पहला व्यक्ति है वो व्यक्ति आएगा वास्को डी गामा। तो देखिएगा वो डेट है 17 मई। ये एनसीईआरटी का डेट है, 17 मई देता है एनसीईआरटी, और 20 मई भी देता है। तो इन दोनों वर्ड को, दोनों चीज़ों को याद रखिए। 1498 ये वो टाइम पीरियड है जिसमें यूरोपीय कंपनियों में एक क्रांति आएगा, एक नई परिवर्तन आएगा। यानी मान लीजिए कि वो जो यूरोपीय कंट्री जो उतना पिछड़ा हुआ देश था, इस घटना के बाद वो दिन पर दिन अमीर और दिन पर दिन रिच्ड होते जाएगा। तो इन चीज़ों को समझिए। तो 17 मई या 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली यात्री, ये बेसिकली कौन थे? पुर्तगाली यात्री भारत आता है। अब भारत आने का इसका हम क्रम समझते हैं कि भारत आया कैसे। माना कि जब ये भारत था, यहाँ पे यूरोप था, ये स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार होता था। तो ये चीज़ें ठीक था कि 16वीं और 17वीं सदी में, और 16वीं 17वीं सदी में ही क्यों, ये तो बहुत हम लोग पहले आ गए। अगर 5वीं सेंचुरी से देखें, 5वीं सदी से ही यूरोप और भारत के बीच व्यापार था।
तो उस समय चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में थे तो यातायात होता था। तो यूरोप वाले को एशिया के बारे में ज्ञान था और एशिया वाले को यूरोप के बारे में ज्ञान था। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे जब ये रास्ता अवरुद्ध हो गया तो व्यापारिक गतिविधियाँ छूट गई, व्यापारिक संपर्क, यातायात की संपर्क जो साधनें थी वो टूट गई। तो यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा इस आशय से निकलता है कि मैं भारत की खोज करूंगा, एक बड़े भूखंड का खोज करूंगा जहां से हमें सोना, चांदी और संसाधन की सारी वस्तुएं, लग्जरियस गुड प्राप्त हो। इस उद्देश्य से वास्को डी गामा निकला और इस तरह से वो सफ़र कर रहा था। और आते आते यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक व्यक्ति से इसको मुलाकात होता है जिसका नाम होता है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक भी कोई कहते हैं, अब्दुल माजिद भी लोग कहते हैं। इस सब नाम को याद रखिएगा। अब्दुल मानिक भी लोग कहते हैं, अब्दुल मानिक, अब्दुल मजीद, इस तरह से उनका नाम लिया जाता है। यहाँ पे ये व्यापारी का मुलाकात हुआ, इधर से आ रहे थे वास्को डी गामा। मुलाकात हुआ होगा, जनरली बातचीत हुआ होगा, शायद बातचीत ये हुआ होगा कि भाई साहब अब कहाँ से हैं। बताया होगा कि मैं यूरोप से आया हूँ, 7 समुंदर पार करके आया हूँ और मैं व्यापारिक गतिविधियाँ करने के लिए कुछ क्षेत्रों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति यहाँ ले गया और केरल का एक व्यापारी था, बहुत बड़े सेठ था, उसका नाम था जमूरीन। क्या नाम था? जमूरीन। जमूरीन ने इसको वेलकम किया, यानी जमूरीन ने इसको स्वागत किया। अब भारत में अपनी पांव पसारने का पुर्तगालियों का दरवाज़ा सुनिश्चित हो चुका था। वास्को डी गामा बहुत समय यहाँ पे बिताया और अपनी जगह बना चुका था। इसलिए आगे चलकर देखिएगा कि धीरे धीरे एक एक कर सभी कंपनियां और बेसिकली रूप से पुर्तगाली कंपनियां में एकापरेक विद्वान, एकापरेक इंटेलेक्चुअल आएंगे और अपनी साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में ये आया 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। ठीक इसके 2 साल बाद यानी 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भी एक पुर्तगाली ही था। वास्को डी गामा आया 1498 में और ये आया 1500 में। खैर इन सब फैक्ट के ऊपर आपको नहीं जाना है, ये सब वनडे एग्ज़ाम के लिए हो गया। लेकिन यदि आप एक सिविल सर्वेंट का स्टूडेंट हैं, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस जैसा एग्ज़ाम के आपको प्लान है, तो आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान कम दें। हालांकि ध्यान दें लेकिन 10% ही ध्यान दें, लेकिन 90% आप फोकस कॉन्सेप्ट पर रखें। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के दृष्टि से कुछ जो बिंदुएं होती हैं वो बताना आवश्यक होता है। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया और यही व्यक्ति था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ही था जिन्होंने ब्राज़ील का खोज किया था। किसका खोज किया था? ब्राज़ील का। ब्राज़ील का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जब ये भारत आया था तब 13 समुद्री जहाज लेकर भारत आया था। तो सोचिए कि इसका ये प्रेरणा कहाँ से जगी कि मैं ढेर सारी समुद्र जहाज़ ले जाऊँ एशिया में, इंडिया में, और वहाँ से खूब माल को ये लाद कर उस पर लोड करके फिर लाऊंगा। ये प्रेरणा कहाँ से जगी? कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जगी वास्को डी गामा से। क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत से लौटा था यूरोप व्यापार करके, तो वहाँ पे इस व्यापार के माध्यम से 3 महीना आने का, 3 महीना जाने का, क्योंकि समुद्री मार्ग था, इन सारी खर्च निकाल कर भी वास्को डी गामा के लगभग 60 गुना फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। अब यूरोप के लोगों में हलबली मच गई, लोग को आँख फटी की फटी रह गई कि वास्को डी गामा इतना धनी रातों रात कैसे। अब लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि एशिया में
समुद्री मार्ग का खोज हो चुका है, वहाँ से व्यापार, वहाँ खूब संसाधनें हैं, खूब वस्तुएं हैं जो हम बहुत तेज़ी गति से ला सकते हैं और अपनी मुनाफा बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि दिन पर दिन सारे पुर्तगाली यात्री भारत आते गए। खैर वास्को डी गामा को यहाँ पर ये अरेबियन कंट्रीज का जो मुस्लिम था उन लोगों का समस्या भी झेलना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इन समस्याओं का ये जो प्रेशर था वास्को डी गामा पे, इस प्रेशर को वास्को डी गामा ने सहा, समझा और बहुत ही कूटनीति से वहाँ अपना व्यापारिक प्रसार किया और 60 गुना मुनाफा कमाया। सोचिए, अब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया 1500 ईस्वी में और ये 13 समुद्री जहाज भारत लेकर आया था। सोचिए भारत का जो खजाना था कितना समृद्ध भारत रहा होगा और कितना वस्तुएं रहे होंगे जो यूरोपियों को लाभ में आया। अब इसके बाद एक व्यक्ति आता है जो वो अलग ही यहाँ पे कार्य करेगा और उसके माध्यम से देखिएगा कि यूरोपीय कंपनियां जो आगे आएगी उसके लिए भारत को जीतना, भारत को अपने कब्जे में लेना, भारत के रिलीजियस सिस्टम में इंटरफेरेंस करना बहुत ही सुनिश्चित हो जाएगा। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। पुनः वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत आया। तो आप सोचिए कि क्या ज़रूरत थी कि पुनः वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा यहाँ के जो अवस्था है, यहाँ के जो नेचर है, यहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण है, उन सब चीज़ों से भली भांति अवगत हो चुका है और वास्को डी गामा ये भी जान लिया है कि भारत एक बहुत बड़ा समृद्ध वाला देश है। अगर हम वहाँ से व्यापार करते हैं तो हम बहुत तेज़ी गति से रिच हो सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, यूरोप में हमें क्रांति ला सकते हैं। तो पुनः 1502 ईस्वी में कौन आता है, वास्को डी गामा भारत आता है। उसके ठीक 1503 ईस्वी में एक पुर्तगाली भारत आता है जिसका नाम है अल्बुकर्क। ये व्यक्ति है जिसका नाम है अल्बुकर्क, नाम का एक पुर्तगाली है जो भारत आता है। और भारत आता ही नहीं बल्कि आप ये अगर भारत के मैप को देखें तो यहाँ पे केरल और ऊपर में केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात, ये इस तरह से राज्य हैं। अब इन राज्यों को वो जीतना शुरू करेगा, उन राज्यों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो इन्होंने अल्बुकर्क ने जो 1503 में आया था वो कोचीन में, यहाँ पे केरल राज्य है, यहाँ पे कोचीन में ये अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दिया। यानी फैक्ट्री का मतलब उस समय का ये होता था कि गोडाउन जैसा, वहाँ पे उसका बियर हाउस होंगे, वहाँ पे कुछ वो सामान को इकट्ठा कर सकते हैं और रहने का जगह, ये उसकी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर था। तो प्रथम फैक्ट्री याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था, तो केरल के कोचीन में था। किसके द्वारा डेवलप किया गया, स्थापना किया गया, तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क आया कब, तो 1503 में आया। इन सब चीज़ों को आपको बेसिक के तौर पर याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे है 1505 में एक पुर्तगाली आता है और उस पुर्तगाली का नाम होता है डी अल्मीडा। ये कौन थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1505 में एक पुर्तगाली आया, इसका नाम था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा ये 1505 में आने वाला एक पुर्तगाली है, डी अल्मीडा। और डी अल्मीडा को जो भेजा गया था, इसको गवर्नर बना के भेजा गया था। गवर्नर मतलब समझ लीजिए जैसे आजकल किस तरह से राज्यपाल होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बिहार का राज्यपाल, यूपी, पश्चिम बंगाल, है कि नहीं, अन्य राज्यों की, उसी प्रकार बहुत सारे पुर्तगाली ऑफिसर्स आए, बहुत पुर्तगाली विद्वान आए, इंटेलेक्चुअल आया। लेकिन अब जो ये आया है डी अल्मीडा 1505 में, इसको गवर्नर बनाकर भेजा गया है। अब जब ये गवर्नर बनाकर भेजा गया है तो ये कुछ भारत में पॉलिसी भी बनाएगा
वो पॉलिसी और जो नीतियाँ उसकी होगी वो अपने हित, साम्राज्यवादी हित के अकॉर्डिंग सारा नीतियाँ तैयार होगा। तो इन्होंने ही शांत जल का नीति अपनाया, ये नीले पानी का नीति। नीले पानी का नीति, नीले पानी मतलब पानी कैसा होता है, नीला होता है, तो यही नीले पानी का नीति अपनाया, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाया, और इसके माध्यम से देखिएगा ये बहुत ही तेज़ी गति से अपना साम्राज्य को विस्तार करने में सक्षम होगा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है कि ये जो समुद्र है, आप मैप में थोड़ा देखिए, ये है भारत, यहाँ पे है यूरोप। अब यहाँ से यूरोप से ये पुर्तगाल से निकला है और ये पूरी इतना क्षेत्र को कवर करेगा तब यहाँ पहुँचेगा। और ये इसके माध्यम से ये जो पूरी समुद्र है, ये समुद्र पर अपना नियंत्रण बना लिया और एक नीति उस पर चला दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल का नीति। यानी इस क्षेत्र में अगर इस क्षेत्र से ईस्ट के साथ व्यापार अगर कोई करना है तो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली करेगा और किसी कंपनियां का प्रतिस्पर्धा ना हो। अब मान लिया जाए आप किसी क्षेत्र से खजाना खूब लूट रहे हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी कोई प्रतिस्पर्धी हो, प्रतिस्पर्धा यानी कोई चैलेंज देने वाला हो। तो ऐसे में ये अपनी पूरी षड्यंत्र और राजनीति के तहत इस पानी पर भी डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। तो और फिर आगे चल के आप देखिएगा तो 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है। तीसरी बार भारत आता है और सिर्फ आता ही नहीं बल्कि यहाँ पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, भारत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी घटनाक्रम बीता। और अल्मीडा का जो नीति था वो और भी आगे चर्चा योग्य है। अभी आप इतना जानिए कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया है और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये नहीं चाहेगा कि कोई भी इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां यूरोप से निकले और निकल कर भारत में आए और इसके लिए खतरा बने, यानी इसके साम्राज्य के लिए नुकसानदायक हो। तो आगे हम लोग अल्मीडा के बारे में और देखते हैं कि इसकी क्या क्या महत्वाकांक्षी बातें हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नीले पानी की नीति, इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब इन तीनों बिंदुओं को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तो लोग चकरा जाते हैं। पूछेगा प्रश्न इस तरह से बना सकता है कि शांत जल की नीति किस पुर्तगाली ऑफिसर्स द्वारा अपनाई गई, या तो एक और इस तरह से बना सकता है कि डी अल्मीडा का निम्नलिखित में से अपनाई गई कौन सी नीति है। तो शांत जल की नीति, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसके जगह पर एक और कोई डाल देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन इसके नीतियों में शामिल नहीं है। तो उन सब चीज़ों को, बिंदुओं को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जब डी अल्मीडा आया तो यहाँ पर जब ये आया तो इसके बहुत सारे ऐसे बगल में जो मिस्र था, अरबियन कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जिनका विरोध झेलना पड़ा।
तो उन सभी बिंदुओं को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे पहले एक भारत का मैप बना लेता हूँ, ये हो गया, और ये यूरोप हो गया, यूरोप से डी अल्मीडा पहुंचा भारत, और ये तो नीतियाँ इधर बनाया था, शांत जल की नीति, ये समुद्र है, ये समुद्र में जो इन्होंने नीतियाँ अपनाया। लेकिन जब अल्मीडा यहाँ पे पहुंचा तो इनको बहुत सारे व्यापारिक कंपनियां का विरोध झेलना पड़ा। उसमें से मुख्य रूप से जो यहाँ पे अरबियन कंट्रीज का, अरबियन सागर का जो व्यापारिक था, और यहाँ पे मिस्र का व्यापारी, मोटे तौर पर मिस्र का व्यापारी, और गुजरात का व्यापारी, और अरब का व्यापारी, ये तीनों का बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा। तो किसका किसका विरोध झेला? ये मिस्र, अरब और जो गुजरात का व्यापारी था, इनका विरोध झेलना पड़ा। लेकिन इन तीनों के संयुक्त सेना को, इन तीनों के संयुक्त सेना को अल्मीडा ने, इसमें अल्मीडा ने पराजित कर दिया। अल्मीडा ने, अब सोचिए कि जब ये भारतीय अरबियन कंट्रीज के सेना और भारत के सेना, यानी व्यापारी, मोटे तौर पर सेना क्या होगा, व्यापारिक, इन तीनों आपसी जो त्रिपक्षीय गुट था, इन त्रिपक्षीय गुटों के मात्र एक छोटी सी कंपनी और खासकर अल्मीडा इन तीनों को पराजित कर दिया। अब आप सोचिए कि पुर्तगालियों के लिए और बेसिकली तौर पर अल्मीडा के लिए रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? वो जब चाहेगा अब भारत में अपनी गतिविधियां और मजबूती कायम कर पाएगा, क्योंकि जो उनका प्रतिस्पर्धी थी उनको ये परास्त कर दिया और नौ सैनिक सर्वोच्चता प्राप्त कर लिया। पराजित करके क्या किया, यहाँ पे इन लोगों को पराजित किया, और पराजित करके 9 सैनिक श्रेष्ठता स्थापित कर लिया। अब 9 सैनिक मतलब क्या? नेवी। अपनी नेवी का जो श्रेष्ठता था उसको ये स्थापित कर लिया और नौसैनिक सर्वोच्चता प्राप्त कर लिया। अब इसके सामने जो भी शासक के प्रतिस्पर्धी बनेंगे उसको आसानी से ये किनारा कर सकता है, आसानी से उसको हटा सकता है। इसलिए आगे चल के आप सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आप इतना नोट कीजिए और लैंग्वेज में नोट करने का प्रयास में नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपको मात्र एक कीवर्ड दे रहा हूँ, आप कीवर्ड दे रहा हूँ और उसकी जो व्याख्यान है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो आप इसी तरह से याद रखिए, हेडिंग डाल दीजिए डी अल्मीडा, और उसकी नीति ये रहा, ये सब नीति ही है। और फिर कैसे ये सैनिक सर्वोच्चता, सैनिक श्रेष्ठता या सर्वोच्चता प्राप्त किया, वो चीज़ को हम समझा दिए। भाई अल्मीडा को किसका किसका विरोध झेलना पड़ा, तो यहाँ पे गुजरात का व्यापारी और जो यहाँ पे अरब सागर में जो व्यापारिक थे, बेसिकली तौर पर मिस्र और अरब सागर के व्यापारी, इन लोगों का ये विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद भी ये त्रिपक्षीय गुट को डी अल्मीडा पराजित करने में यानी हराने में सफल रहे, और इन त्रिपक्षीय गुट को हराकर ये अल्मीडा ने नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित किया या सर्वोच्चता स्थापित किया। तो आप इसको 2 मिनट में मात्र ये कर लीजिए। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ और चीज़ें आपको विजुलाइज हो रही होगी तो आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे अल्मीडा अपना जो काम था, अपना काम कर रहा था और बहुत ही अच्छा तरीके से वो अपने साम्राज्य को, हित को सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ भी अपना रहा था। इसी के दरमियान अल्बुकर्क ने, क्योंकि अल्बुकर्क अल्मीडा के एज इट इज़ ही काम कर रहा था, इसी के दरमियान अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को
पुर्तगालियों को भारतीय महिला से जितने भी भारतीय महिलाएं थे, भारतीय महिलाओं को अपने लोगों से शादी करने का एक तरह से प्रेरित किया, कि प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं से क्या करो, भारतीय महिलाओं से शादी करने का प्रेरित किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वह कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने हेतु लोगों को प्रेरित किया था। तो याद रखिएगा अल्बुकर्क। तो इस तरह से आप देखें कि चीज़ को किस तरह से एक सीक्वेंस वाइज में समझा जाता है। और हमने पुर्तगाली कंपनियों का जो प्रोमिनेंट ऑफिसर्स थे और प्रोमिनेंट उसका कार्य था, उसके बारे में हमने आज पूरी चर्चा कर ली है। और समय का अभाव है तो इन सब चीज़ों को आप समझिए। इसको 1 मिनट में मैं समराइज करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है डी अल्मीडा, इसलिए डी अल्मीडा को आप लोग देखिए। और दूसरी बात, अल्बुकर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्बुकर्क ने ये भारत में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, यानी तो इस दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंस आप याद रख सकते हैं, वास्को डी गामा भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ये कब आया, तो ये 1498 में आया, और फिर ये 1502 में आया, और फिर 1524 में आया। तो इस तरह से इसका आने का क्रम रहा। और आ क्यों रहा है, तो आप समझिए कि उसको धन का ये लालच है, उसको भारत की समृद्धि खींच ला रही है। क्योंकि पता है ना आपको कि जब तवेले में हम दूध को रख देते हैं और बिल्ली जब पैरक जाती है, बिल्ली जब उसको लगता है तो प्रतिदिन उस चीज़ को ढूंढ में आता है। एज इट इज सेम वास्को डी गामा का ही हाल था, जो यहाँ पे आकर अपने नीतियों को, अपने महत्वाकांक्षी को भारत के ऊपर यूज कर रहा था। तो आगे अभी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानना है, और लेकिन यहाँ पे मैं एक गवर्नर को और बात कर देता हूँ, और वो गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। आप नीनो डी कुन्हा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि फिर गवर्नर का जो काम है शॉर्ट में हम लोग ये कर लेंगे। एक और पुर्तगाली गवर्नर है जो 1529 में आया है, इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ये नीनो डी कुन्हा है जो भारत आया 1529 में, और आते ही 1530 में इसने क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने, कि कैपिटल पहले पुर्तगालियों का होता था, कैपिटल सी से कैपिटल पहले होता था पुर्तगालियों का कहाँ, केरल में, और केरल से ये कहाँ कर दिया, गोवा कर दिया। बात को समझे, बहुत बड़ी ये परिवर्तन का काल है जो कि ये नीनो डी कुन्हा ने अपने सोच समझदारी से, अपने ज्ञान का यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है। आया 1530 में नीनो डी कुन्हा, और 1530 में क्या किया कि जो पुर्तगालियों का कैपिटल मतलब राजधानी हुआ करता था केरल, और उसको केरल से हस्तांतरित कर गोवा बना दिया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को समझना है। अब जब गोवा बना दिया है तो उसका ये समझिए, उसका फायदा समझिए। ये गोवा क्यों बनाया है, इसका रीज़न क्या है, उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे केरल, कर्नाटक, गोवा। अब देखिए तो केरल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका तो इंटरफेरेंस है ही, लेकिन यहाँ से गोवा किया है, तो गोवा करने का पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका एक और एक उद्देश्य सिर्फ ये रहा होगा, जो बहुत ही प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहा होगा, उत्तर भारत की ओर बढ़ना। हालांकि ये इस कार्य में कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद आगे देखिएगा तो पुर्तगालियों का प्रतिस्पर्धी कंपनियां आ जाती है, जैसे में डच, फिर ब्रिटेन यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये दोनों कंपनियां आती है तो वहीं से इसका नकारात्मक
काल और खतरनाक जिसको बोला जाता है काल प्रारंभ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। तो इसमें जो याद रखने वाली प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो पहला है वास्को डी गामा। कब आया? तो ये आया है 1498 में। और ये आया था तो उसकी एक जहाज़ था, उस जहाज़ को भी आप नाम याद रखिएगा, साओ कैब्रियाल। साओ कैब्रियाल इसका एक जहाज़ था, उसी जहाज़ से आया था। साओ कैब्रियाल, साओ कैब्रियाल नाम का जहाज़ था, नाव था, उसी के माध्यम से ये भारत आया था। तो प्रोमिनेंट ऑफिसर्स, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वास्को डी गामा, अल्बुकर्क ने महिलाओं से अपने लोगों से, भारतीय महिलाओं से शादी करने हेतु प्रेरित किया। कोचीन में पहली बार, कोचीन यानी केरल में पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया। इसके साथ आप देखिएगा तो नीनो डी कुन्हा आ जाता है, और नीनो डी कुन्हा 1529 में आता है। और 1530 में जो इसका प्रोमिनेंट केरल में जो इसका कैपिटल था उसको हस्तांतरित कर गोवा करता है। गोवा करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है कि उत्तर भारत की ओर बढ़ना। हालांकि इसमें ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद देखिएगा तो इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो डच और ब्रिटिश आदि आदि का आगमन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। और डी अल्मीडा को भी आप याद रखिएगा। डी अल्मीडा ने सात जल की नीति, नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया और अपनी सैनिक सर्वोच्चता, श्रेष्ठता स्थापित कर दिया। तो आज के लिए मैं यहीं तक रुकना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और क्लास भी जाना होता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से आपको बने रहना है, क्योंकि बहुत ही ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अभी आपको फैक्ट लग रहा है, ये फैक्ट वो है जो सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्ज़ाम में काम आती है। यूपीएससी, बीपीएससी और सिविल सर्वेंट जैसे एग्ज़ामों में इन सब का प्रयोग बहुत ही तुच्छ होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल होता है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ही अभी शुरुआती दौर में फैक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से बने रहेंगे और अपने माता पिता का भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।